ओके यस, सो गुड इवनिंग एवरीवन, वेलकम टू जेआरएफ अड्डा। आप सभी का स्वागत है जेआरएफ अड्डा में। और आज का सेशन इंपॉर्टेंट होने वाला है, स्पेशल सेशन है। ये स्पेशली उन बच्चों के लिए है जो दिसंबर एग्ज़ाम को सीरियसली ले रहे हैं। दिसंबर एग्ज़ाम में जेआरएफ क्रैक करने के बारे में जो है अब उन्होंने सोच लिया है और उनका पेपर 2 एजुकेशन है। तो बिल्कुल आज की क्लास आपके लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे हम लोग बहुत सारी बातें डिस्कस करेंगे। चलिए देखते हैं। तो जो पहली बार जुड़ रहे हैं उन्होंने बायो देख ही लिया होगा मेरा। और मैं आपको टाइमिंग बता दूं जो जिसमें यूट्यूब क्लासेस, जो फ्री यूट्यूब क्लासेस होती हैं जेआरएफ अड्डा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, वहाँ पे मैं आपको बता दूं पेपर 1 मंडे टू फ्राइडे मैं आपको 10 बजे मिलती हूँ सुबह, जहाँ हायर एजुकेशन, पीडीई और इंडियन लॉजिक मैं ही पढ़ा रही हूँ। एजुकेशन के बच्चे मुझसे मिलेंगे मंडे, वेंसडे और फ्राइडे। टाइमिंग याद रखिएगा 7 बजे है टाइमिंग थोड़ी चेंज हो गई है। 7 बजे टाइमिंग याद रखिएगा। शाम को 7 बजे हम लोग मंडे, वेंसडे और फ्राइडे जो है मिलेंगे और यहाँ पे हम यूनिट वाइज टॉपिक्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सब कुछ सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसके अलावा मैं तुम्हें बता दूं पेपर 1 और पेपर 2 का बैच अगर ज्वाइन करना है तो इट हैज़ ऑलरेडी बीन स्टार्टेड। यूनिट 3 पे हम लोग आ चुके हैं, लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस इन एजुकेशन। आप लोगों को अगर लेना है तो आपके पास 2 और 3 ऑप्शन है, पेपर 1 प्लस पेपर 2 साथ में भी ले सकते हैं, ओनली पेपर 1 भी ले सकते हैं या फिर ओनली पेपर 2 भी ले सकते हैं। सिर्फ एजुकेशन मुझसे पढ़ना है तो वो भी ऑप्शन है। यहाँ 10 साल के क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। क्रैश कोर्स में आपकी एंट्री हो जाएगी इसी बैच में और हैंडबुक आपको मिलेगा। पेपर 1 और पेपर 2 दोनों का हैंडबुक इसी में इंक्लूडेड है। इसके अलावा टॉपिक वाइज क्विज सबसे इंपॉर्टेंट फीचर जो ऐड हुआ है, यानी कि अगर आज मैंने आपको टॉपिक पढ़ाया योगा फिलॉसफी तो तुरंत ही उससे रिलेटेड 10-12 क्वेश्चंस जो है आपको मिल जाते हैं, जिससे क्या होता है आपकी टॉपिक कितने कैसे पढ़ी है, आपने क्या पढ़ा है, उसका एक चेकिंग हो जाता है क्विज सॉल्व करके, है ना। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और काउंसलिंग सेशन भी आपके लिए रखा जाएगा। तो ये सब चीज़ें, टेस्ट सीरीज भी इंक्लूडेड है इस वाले बैच में। सो इफ यू वांट टू टेक, प्लीज आप लोग इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं, आपको पूरा गाइडेंस मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है। जेआरएफ सुपर 100 बैच हमने जो है स्टार्ट हो चुका है, ये मैं बता दूं आपको। ज्वाइन करना है जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा और जेआरएफ अड्डा ऐप को जरूर डाउनलोड कर ले। अगर आप यूट्यूब से सिर्फ पढ़ना चाहते हैं तो जेआरएफ अड्डा ऐप भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे जो भी क्लास का पीडीएफ है वो यहीं पे अपलोड कर दिया जाता है। साथ साथ रीडिस्कवर एजुकेशन बाय जेआरएफ अड्डा टेलीग्राम चैनल भी मेरा ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। चलिए आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं उसमें सिलेबस के साथ साथ एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। बहुत सारे बच्चों को ये भी दिक्कत होती है कि भैया हम यूजीसी नेट देने के लिए एलिजिबल हैं या नहीं मैम। तो इन सारे सवालों का जवाब आज ही क्लास में आपको मिल जाएगा। एग्जाम पैटर्न भी डिस्कस करेंगे कि इस बार क्या एग्जाम पैटर्न देखा गया रीनेट वाले एग्जाम में, तो आपको दिसंबर एग्जाम के लिए जो है ध्यान रखना है। चलिए सबसे पहले हम लोग स्टार्ट ही करेंगे मेरे सबसे पर्सनल फेवरेट अब्दुल कलाम जी के इस कोट से कि सपने वो नहीं होते जो नींद में देखे जाते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको सोने नहीं देते। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब इसको अगर आप सोचोगे ना तो आपको सही में ऐसा लगेगा कि यार अगर मैंने सपना देखा है जेआरएफ को क्लियर करने का तो मैं कैसे शांति से बैठा हूँ, कैसे नहीं तैयारी कर रहा हूँ। आपके पास 3 महीना बहुत कम होता है बच्चे। अगर अभी भी आपने स्टार्ट नहीं किया है तो दिस इज द हाई टाइम टू स्टार्ट द प्रिपरेशन, क्योंकि अभी तो आपको चैप्टर्स पढ़ने हैं डिटेल में। इट्स अ हाई टाइम कि आप डिटेल में, डेप्थ में जाकर पढ़ें, क्योंकि मैं आपको बता दूं कि इस बार डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं आया है। कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग जिसकी अच्छी होगी वही क्वेश्चन सॉल्व कर पाएगा, अदरवाइज आपको टाइम लगेगा, टाइम कंज्यूम होगा और ऑब्वियसली पेपर छूट जाएगा। तो इसलिए कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और अभी से ही अपनी तैयारी शुरू कर दो, ठीक है। और मैंने भी आपके लिए शुरू कर दिया है। तो यहाँ पे मैं जो चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ ये सारी चीज़ें हैं। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम लोग हमारे एक बेसिक इंफॉर्मेशन से कि यूजीसी नेट का एग्जाम जो होता है वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्टिंग है, सीपीटी मोड पे हो रहा है, यानी कि ऑनलाइन आपको कंप्यूटर सेंटर पे जाना है, कंप्यूटर दिया जाता है, वहां पे क्वेश्चंस आते हैं। 150 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। कितने? 150 क्वेश्चंस टोटल, एक साथ 3 घंटे में आपको सॉल्व करना होता है। 3 आवर्स का टाइम है, जिसमें कि 50 क्वेश्चन पेपर 1 का होता है और 100 क्वेश्चन पेपर 2 एजुकेशन का होता है। आप सभी को पता है एक क्वेश्चन 2 मार्क कैरी करता है। कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, अभी भी नहीं है और दिसंबर एग्जाम में भी नहीं होगी, ये मैं आपको गारंटी दे रही हूँ। अभी तो नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, ठीक है।
इसके बाद इसलिए नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसलिए सारे क्वेश्चन जो है कंपलसरी अटेंड कर लिया करें, क्योंकि कभी कभी तुक्का मारना भी जो है आपका जेआरएफ क्लियर करवा सकता है। ठीक है, तो सारे क्वेश्चन अटेंड कर लेना चाहिए, यही सबसे अच्छा होता है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में कि व्हाट आर द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। देखो भाई, सबसे इंपॉर्टेंट है, यहां मैं तुम्हें बता दूं कि जितने 2 बच्चे, यानी कि सबसे पहले वो जो एमएड कर रहे हैं, एमएड डिग्री कर रहे हैं, आप फर्स्ट सेमेस्टर में भी हो, चाहे थर्ड सेमेस्टर में हो, चाहे फोर्थ सेमेस्टर में हो, आप एलिजिबल है एग्जाम देने के लिए। और दूसरे वो बच्चे जो एमए इन एजुकेशन करते हैं, ऐसे भी होते हैं बच्चे एमए इन एजुकेशन करते हैं, ये भी एग्जाम दे सकते हैं यूजीसी नेट का। तो मेनली ये है कि आप मास्टर्स कर रहे हो, सो यू आर एलिजिबल। और ये भी याद रखना कि आपका मास्टर्स 2 साल में कंप्लीट हो जाए और साथ में 55% की आपकी डिग्री हो। ठीक है, 55% की आपकी डिग्री हो। आप लोग जो है, अगर मान लीजिए कोई इग्नू से कर रहा है, वैसे तो एमएड अभी नहीं होता इग्नू से, लेकिन अगर कोई डिस्टेंस लर्निंग कर रहा है तो भी आप एलिजिबल है यूजीसी नेट एग्जाम देने के लिए, बस मास्टर्स करते रहना चाहिए। ठीक है, और एजुकेशन इज वेरी इजी ऑल्सो कंपेरेटिवली। अगर मान लीजिए आप एमकॉम कर चुके हैं और तब एमएड कर रहे हैं, ये भी डाउट होता है बच्चों को कि हम एमकॉम कर रहे हैं मैम, तो हम कॉमर्स में दे दें या एजुकेशन से दे दें। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप एजुकेशन से दे दें, क्योंकि एजुकेशन थोड़ा सा इजी होता है। पीएचडी करने का सपना है आपको, तो एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपको जॉब भी लग जाएगी, आप साथ साथ पीएचडी भी कर सकते हैं। ठीक है, और जेआरएफ क्वालिफाई हुआ तो फेलोशिप लेकर आप पीएचडी करिए एजुकेशन डिपार्टमेंट में। तो आप अपनी यूनिवर्सिटी, यानी जिस यूनिवर्सिटी से करना चाहते हैं, वहाँ देख लीजिए कि आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट का स्टेटस कैसा है। एक बार वहाँ जाकर फिजिकली भी विजिट कर लीजिए और प्रोफेसर से बात भी कर सकते हैं। कोई अगर मिल जाए या रिसर्च स्कॉलर्स मिल जाए तो उनसे बात करके पूरा डिटेल आप ले सकते हैं। तो अगर आपका एजुकेशन डिपार्टमेंट अच्छा है, सो इट्स बेटर कि आप एजुकेशन से ही जो है यूजीसी नेट का एग्जाम दे। तो ये हो गई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात। अब हम थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं सिलेबस को, क्योंकि सिलेबस भी भाई पता होना चाहिए क्या क्या सिलेबस है एजुकेशन में। तो सबसे पहले हम यूनिट 1 में चलते हैं। यूनिट 1 है एजुकेशनल स्टडीज, शैक्षिक अध्ययन। एजुकेशनल स्टडीज में एक्चुअली आपका पूरा फिलॉसफी, सोशियोलॉजी इन्होंने मिक्स कर दिया है। तो फिलॉसफी में अगर हम देखें तो इंडियन स्कूल ऑफ फिलॉसफी में आप बुद्धिज्म पढ़ते हैं, योगा फिलॉसफी पढ़ते हैं, वेदांत फिलॉसफी, इस्लामिक फिलॉसफी। इस बार इस्लामिक फिलॉसफी से भी 2 क्वेश्चन आ गए हैं, तो इस्लामिक इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। देन यू हैव इन दिस इंडियन स्कूल के बाद जो है आपके पास वेस्टर्न स्कूल ऑफ थॉट है, जिसमें आइडियलिज्म, वही रियलिज्म, सारे इज्म वाले आ जाते हैं, प्रैग्मेटिज्म। फिर आपके अप्रोचेस टू सोशियोलॉजी ऑफ एजुकेशन है, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट टॉपिक। और इसके बाद है एजुकेशनल थिंकर्स, जिसमें पॉलो फ्रायरी है, महात्मा गांधी, विवेकानंद जी, रविंद्रनाथ टैगोर, है ना, ये सारे जो हैं आपके एजुकेशनल थिंकर्स आपके पढ़ने पड़ते हैं। उनका कॉन्ट्रीब्यूशन, उनकी फिलॉसफी क्या रही है, ये सारी चीज़ें यूनिट 1 में आती है। इसके बाद है यूनिट 2। यूनिट 1 भी बहुत डोमिनेटिंग रहता है आपके एग्जाम में। यूनिट 2 में आते हैं, जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन है। सबसे पहले आप कमिटीज एंड कमीशंस पढ़ते हैं, जितनी भी समितियां और आयोग है। भाई ये वाला पार्ट अगर आपने यहाँ भी पढ़ लिया ना, तो आपका हायर एजुकेशन कंप्लीट हो जाता है थोड़ा बहुत। ठीक है, लेकिन बस इतना अंतर यही है कि यहाँ पे आप पोस्ट इंडिपेंडेंस पढ़ते हैं, प्री इंडिपेंडेंस नहीं पढ़ते। लेकिन मैं आपको बता दूं कि प्री इंडिपेंडेंस भी आप पढ़ लें अच्छे से, क्योंकि अब आजकल जो है क्वेश्चन प्री इंडिपेंडेंस से भी आने लग गया है। सो दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। उसके बाद है एजुकेशनल एंड एजुकेशनल पॉलिसीज, पॉलिसी साइकिल के बारे में पढ़ते हैं। इकोनॉमिक्स ऑफ एजुकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें आप कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, कॉस्ट इफेक्टिव एनालिसिस, फिर आपका जो है ह्यूमन कैपिटल थ्योरी, सिग्नलिंग थ्योरी क्या है, ये सारी चीज़ें पढ़ेंगे। एजुकेशन एंड पॉलिटिक्स में क्या डिफरेंस है, क्या रिलेशनशिप है, ये आप यहाँ पे पढ़ते हैं। दिस इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। यूनिट 2 भी हमेशा डोमिनेट करता है। यूनिट 3 पे आते हैं लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। पूरा का पूरा साइकोलॉजी है, ये पूरा का पूरा साइकोलॉजी है, जिसमें आप जो है डेवलपमेंट, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में पढ़ते हैं, पर्सनालिटी थ्योरीज पढ़ते हैं, इंटेलिजेंस थ्योरीज पढ़ते हैं, लर्निंग थ्योरीज पढ़ते हैं, फिर मेंटल हेल्थ और हाइजीन क्या है, गाइडेंस एंड काउंसलिंग क्या है, ये सारे टॉपिक्स यहाँ पे आते हैं। यूनिट 3 इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट इन आवर एजुकेशन सब्जेक्ट। ठीक है,
ये सारी चीजें हो गई। फिर हम आते हैं यूनिट 4 टीचर एजुकेशन। सबसे ज्यादा इजी है ये यूनिट, क्योंकि इसमें भाई प्री सर्विस के बारे में पढ़ना। प्री सर्विस आप सब करके ही आए हो, बीएड जानते हो क्या होता है। इन सर्विस कुछ लोग टीचर होते हैं, इन सर्विस टीचर एजुकेशन की क्या क्वालिटीज़ हैं, क्या क्या प्रोसेस होता है, ये सारी चीज़ें पढ़ते हैं आप यहाँ पे टीचर एजुकेशन में। नॉलेज बेस ऑफ टीचर एजुकेशन क्या है, प्रोफेशनलिज्म क्या है, टीचिंग एज अ प्रोफेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे टीचर एजुकेशन में पढ़ते हैं। ठीक है, इसके बाद हम करिकुलम स्टडीज में आते हैं। ये भी एक कभी कभी डोमिनेट करता है, इंपॉर्टेंट है, जिसमें आपको करिकुलम मॉडल्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इतने क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए आपको स्टेप्स आ जाते हैं, जैसे हिल्डा ताबा मॉडल के बारे में आ जाता है, टाइलर मॉडल के स्टेप्स आ जाते हैं। सो दीज आर द वेरी वेरी कॉमन क्वेश्चन जो हर बार रिपीट होते हैं। ठीक है, फिर करिकुलम चेंजेस के ऊपर भी क्वेश्चन आते हैं, करिकुलम के प्रिंसिपल्स के ऊपर भी आते हैं, करिकुलम इवैल्यूएशन के मॉडल्स के ऊपर भी आते हैं, दैट व्हाट आर द करिकुलम इवैल्यूएशन मॉडल्स। तो ये सब चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट है। मैथ्स द फॉलोइंग में क्वेश्चन आता है, क्रोनोलॉजी में अरेंज करने के लिए आता है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट यूनिट। इसके बाद ये तो भाई छोड़ ही नहीं सकते, इसको तो भूल ही नहीं सकते हैं, दैट इज यूनिट 6 रिसर्च इन एजुकेशन, शिक्षा में अनुसंधान। अगर ये यूनिट अच्छा नहीं हुआ आपका तो फिर पीएचडी कर ही क्यों रहे हैं भाई। तो रिसर्च एप्टीट्यूड तो आपका अच्छा होना ही चाहिए। सो दिस इज अगेन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक, जहाँ पे आप वेरिएबल्स के बारे में, हाइपोथेसिस, टूल्स क्या है, सैम्पलिंग प्रोसेस क्या है, स्केल्स के ऊपर क्वेश्चन आता है, नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल, रेशियो स्केल पे, क्वांटिटेटिव डेटा एनालिसिस, यानी कि यहाँ पे पूरा स्टैट्स आ जाता है आपका, स्टैटिस्टिक्स, कोरिलेशन, टाइप्स ऑफ कोरिलेशन, है ना। फिर आपका जेड वैल्यू और वो सारे जो रॉ स्कोर को स्टैंडर्ड स्कोर में कन्वर्ट करना एंड देन अरेंज करना, ये सारी चीज़ें स्टैटिस्टिक्स पूरा एक पोर्शन है जिसमें से क्वेश्चन आता है, कभी नहीं भी आता है, बट स्टैटिस्टिक्स आपको आना चाहिए। ठीक है, इसके बाद क्वालिटेटिव रिसर्च के ऊपर भी आता है, क्वालिटेटिव रिसर्च डिज़ाइन के ऊपर, केस स्टडी क्या है ना, फिर ग्राउंडेड थ्योरी अप्रोच क्या है, फिर मिक्स्ड रिसर्च क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं आपको यहाँ पे पढ़नी है। इसके बाद यूनिट 7 पेडागोजी एंड्रागोजी असेसमेंट, अगेन टीचर एजुकेशन की तरह ही बहुत इजी यूनिट है। यहाँ पे जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप पेपर 1 में भी पढ़ते हो, पेडागोजी के बारे में वहाँ पे भी पढ़ते हो, एंड्रागोजी मैल्कम नॉल्स का दिया हुआ, मतलब कितने बार क्वेश्चन आया हुआ है कि एंड्रागोजी कंसेप्ट यानी एंड्रागोजी टर्म किसने कॉइन किया था, मतलब ये क्वेश्चन 4-5 बार रिपीट हो चुका है, इतने इजी है। फिर फ्लेंडर इंटरेक्शन एनालिसिस, गैलोवे के ऊपर क्वेश्चन आता है यहाँ पे। सो पेडागोजी एंड्रागोजी, टाइप्स ऑफ इवैल्यूएशन के ऊपर क्वेश्चन आता है, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग, असेसमेंट ऑफ लर्निंग क्या है, ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है, हर बार आता है, एंड दिस यूनिट इज वेरी इजी ऑल्सो, वेरी इजी। देन हम आते हैं यूनिट 8 टेक्नोलॉजी इन और फॉर एजुकेशन। दिस इज अगेन वन ऑफ द यूनिट जो आप अगर आप कर लो तो आईसीटी आपका कवर हो जाएगा बहुत सारा, वेब 1.0, वेब 2.0, वेब 3.0, यहाँ से क्वेश्चन इस बार भी आया था। फिर टूल्स पे, टीचिंग टूल्स पे आता है, एलएमएस क्या है, मूडल क्या है, स्वयं के कोऑर्डिनेट सब इसी में आएगा, स्वयं के कोऑर्डिनेट हर बार पूछे जाते हैं, है ना। तो ये सारे टॉपिक्स जो है वो इसके अंदर आएंगे, एजुकेशन टेक्नोलॉजी के अंदर। फिर यहाँ से क्रिएटिव कॉमन के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, क्रिएटिव कॉमन वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कैंसिल वाले में भी आया था और इस बार रीनेट में भी आया है, क्रिएटिव कॉमन। फिर आते हैं हम एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन यूनिट 9 पे। तो एजुकेशनल मैनेजमेंट इज वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट यूनिट, क्यों है, क्योंकि ये एक अलग स्ट्रीम भी होती है। आप सभी को पता है नीपा है, नीपा इज देयर फॉर द एजुकेशनल प्लानिंग एंड मैनेजमेंट। तो अगर आपको इस सेक्टर में जाना है, कभी कभी लोग इस सेक्टर पे रिसर्च भी करते हैं, तो दिस यूनिट इज इम्पॉर्टेंट फॉर देम, इनको अच्छे से आना चाहिए। तो इस यूनिट में हम क्या पढ़ते हैं मैम, जितने भी एजुकेशनल मैनेजमेंट थ्योरीज हैं, लीडरशिप मॉडल्स हैं, चाहे ब्लैंकेट हर्शी का ले लो, हर्शी ब्लैंकेट का ले लो आप, चाहे आप फिडलर्स का कंटिजेंसी मॉडल ले लो, ये सारे मॉडल्स के ऊपर क्वेश्चन आता है। फिर जापानीज मॉडल ऑफ चेंज क्या था, है ना, इस पे क्वेश्चन आता है। फिर क्वालिटी गुरुज जो हैं हमारे, वॉल्टर है, शी वॉट है, इन पे क्वेश्चन आता है। सो दीज आर द मेन टॉपिक्स ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट एंड एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, देन यू हैव द लास्ट यूनिट
हर बार इस यूनिट से टफ क्वेश्चन आता था, पर इस बार ऐसा हुआ है कि बच्चों ने बोला इंक्लूसिव से मैम इजी क्वेश्चन आया, कोई भी ऐसा नहीं आया कि आउट ऑफ द बॉक्स आ जाए, क्योंकि हर बार यूनिट 10 से कुछ वो नया ही पूछते थे, हर बार देखा गया था। बस इस बार ऐसा हुआ है कि कुछ नया नहीं, मतलब जो पढ़ाया हुआ सिलेबस में है वो सब कुछ आया हुआ था। जैसे UNCRPD के बारे में आया, डिसेबिलिटी के ऊपर आया क्वेश्चन, बहुत जनरल क्वेश्चन, दैट व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स, क्या क्या कौन कौन लोग डिसेबल इंक्लूसिव एजुकेशन में इंक्लूड हो जाते हैं, है ना, कौन कौन सी कैटेगरीज आती हैं, ये सारे क्वेश्चन जो है इससे रिलेटेड हैं। इनके कुछ जो पॉलिसीज हैं रिलेटेड टू द इंक्लूसिव एजुकेशन, जैसे रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया रिपीट होता है, UNCRPD है रिपीट होता है, बहुत सारे जो इंटरनेशनल पॉलिसीज हैं, इंटरनेशनल जो लेवल पे जो कन्वेंशंस हुए हैं रिलेटेड टू डिसेबिलिटीज, उस पे क्वेश्चन आता है, तो वो हम यहाँ पे यूनिट 10 में कवर करेंगे। ठीक है, तो दीज आर, ये मैंने आपको एक छोटा सा जिस्ट दे दिया है सिलेबस का कि भैया यूनिट 1 to 10 कैसा कैसा है और आपको क्या क्या चीजें पढ़नी होती है। ठीक है, अब हम आते हैं कंपैरेटिव एनालिसिस पे। देखो कंपैरेटिव एनालिसिस मैंने आपको बताया है कौन से यूनिट इंपॉर्टेंट है। तो अगर आप दिसंबर 2021 और जून 2022 का मर्ज सेशन देखोगे तो यहाँ पे आप नोटिस कर लेना कि रिसर्च इन एजुकेशन, पेडागोजी, एंड्रागोजी, हिस्ट्री, पॉलिटिक्स एंड इकोनॉमिक्स, इसके बाद टेक्नोलॉजी इन और फॉर एजुकेशन, ये आपका एजुकेशनल स्टडीज डोमिनेटिंग यूनिट्स थे, डोमिनेटिंग थे। इंक्लूसिव एजुकेशन से भी 11 क्वेश्चन आए हैं। इसके बाद आप देखो फरवरी 2023 भी देख लो आप, और जून 2023 देखो, यहां पर भी आप देखोगे 14 क्वेश्चन इंक्लूसिव से, फिर 13 क्वेश्चन रिसर्च से, 12 क्वेश्चन पेडागोजी एंड्रागोजी से, है ना, मतलब ये आपका डोमिनेटिंग यूनिट है। यूनिट 1 देख लीजिए, है ना, यूनिट 1 है, लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस से भी आया हुआ था। सो दीज आर द डोमिनेटिंग यूनिट्स रिसर्च इन एजुकेशन। तो डोमिनेटिंग यूनिट्स अगर मैं बोलूं तो यूनिट 1 है, यूनिट 3 है, यूनिट 6 है। ठीक है, कभी कभी यूनिट 10 भी रहता है और कभी कभी यूनिट 7 भी हो जाता है, यानी पेडागोजी, एंड्रागोजी एंड असेसमेंट। ठीक है, और अगर आप कैंसल्ड वाला देखो तो यहां पर भी वही हाल है, लर्नर एंड लर्निंग प्रोसेस। यूनिट 1 से देखो कितने सारे हैं, एक RC भी आया था और 13 क्वेश्चन पहले से ही थे। रिसर्च इन एजुकेशन 14 क्वेश्चन, है ना, और बाकी सब तो फिर 8, 9 और 6 है। तो यहाँ पे 3 यूनिट जो है वो डोमिनेटिंग था। तो डोमिनेटिंग यूनिट्स आपको समझ में आ रहे हैं, क्योंकि इनको थोड़ा और अच्छे से पढ़ लेंगे। बाकी आते तो सब कुछ है भाई, आता तो सब कुछ से है, और JRF चाहिए तो वही सब कुछ अच्छे से करना है। बस इनको है कि थोड़ा ध्यान से डबल रिवाइज कर लेंगे। ठीक है, इसके बाद मैं आपको बताती हूँ कि अब मेरा प्लान क्या है आपके साथ यूट्यूब पे करने के लिए। व्हाट इज माई प्लान? तो ध्यान से सुनिएगा। अगर मैं अपने प्लान की बात डिस्कस करूं, देखो ये जो प्लान है ना, ये पेड बैच का है। जो पेड बैच लिया जाता है वहां पे क्या होता है, मैं डिटेल में एक्सप्लेन करती हूँ पहले सारे टॉपिक्स, उसके बाद डाउट क्लियरिंग सेशंस कराए जाते हैं, फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्विंग सेशन होता है आफ्टर टीचिंग एवरी यूनिट, जहाँ 2018 से 24, यानी कि जो अभी 24 का एग्जाम होगा ये भी इंक्लूड करूंगी मैं ऑब्वियसली, वो सब कुछ इंक्लूड करके यूनिट वाइज जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व कराया जाता है। और एवरी टॉपिक मैंने बताया आपको, आफ्टर एवरी टॉपिक, ये तो एवरी यूनिट है, ये तो एवरी यूनिट है, लेकिन आफ्टर एवरी टॉपिक ऑल्सो आपको क्विज दिया जाता है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दैट टॉपिक। तो मतलब आप समझो कि टॉपिक भी पढ़ रहे हो और आपकी वहां पे अच्छे से डेप्थ में तैयारी भी हो रही है क्वेश्चन सॉल्व करके। ठीक है, तो वही मैंने बोला, आफ्टर एवरी क्लास MCQ सेशन जो है वो रखा जाता है, वही जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। कोई डाउट होता है तो बच्चे पूछते भी हैं आपसे कि भैया मैम इसका डाउट क्या होगा, उसका क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो डिटेल में वहाँ पे ये पेड बैच का है, लेकिन मैं आपको यूट्यूब पे बताती हूँ दैट व्हाट आई एम गोइंग टू डू इन द यूट्यूब क्लास। तो ध्यान से सुनिएगा, अभी यूट्यूब पे मैं आपके लिए क्या करने वाली हूँ, हमारे जो है क्लासेस मंडे, वेंसडे और फ्राइडे होंगे। टाइमिंग आप सभी को पता है 7 बजे। और अभी मैं जो है ना यूनिट वाइज स्टार्ट करूंगी, यूनिट वाइज स्टार्ट करूं या फिर जो इस एग्जाम में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए ना, उन टॉपिक्स को, यानी जो अभी रीनेट के एग्जाम में जो भी टॉपिक्स आए, देखो पहली बात तो बहुत सारे टॉपिक्स जो आप लोगों ने मुझसे पढ़ा वही आया है,
मैं आपको बता दूं, देखो ये कोई बहुत घमंड करने वाली बात नहीं है, ना बहुत शो ऑफ करने वाली बात है। बहुत सारे टीचर्स करते हैं, बट मुझे पता नहीं क्यों शो ऑफ करना पसंद नहीं है। मुझे पता है और आपको भी पता है जो मेरे स्टूडेंट है कि यस मैम आपका पढ़ाया हुआ काम आ रहा है और आपने खुद ने जो मेहनत की है वो भी काम आ रहा है ना। तो यहीं पे अब मैं दिसंबर वाले बच्चों के लिए भी वही चीज़ करने वाली हूँ कि टॉपिक वाइज जो है मैं डिटेल में पढ़ाऊंगी, यानी सिर्फ क्वेश्चन नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना, जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आए हैं एग्जाम में, उनको हम डिटेल में समझेंगे। जैसे कि अगर क्वेश्चन आया है इस्लामिक फिलॉसफी पे, तो इस्लामिक फिलॉसफी को डिटेल में पहले समझेंगे हम, ठीक है। जैसे क्वेश्चन अगर आया हुआ है आपको फॉर एग्जाम्पल हर्शी एंड ब्लैंकेट के लीडरशिप मॉडल से, तो सारे लीडरशिप मॉडल को डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, और उसके बाद फिर हम लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत जरूरी होता है। तभी आपको पता चलता है कि भैया इस टॉपिक से कैसे सवाल पूछे जाते हैं। तो जो भी बिगिनर्स हैं उनके लिए भी ये बहुत फ्रूटफुल है, और जो थोड़ा बहुत पहले पढ़ चुके हैं उनके लिए भी फ्रूटफुल होगी ये क्लास, ठीक है। तो ऐसे ही हम 3 महीना चलने वाले हैं, जहां पे हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स डिटेल में कवर करेंगे और उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ओके। अब ऐसा हो सकता है कि कई क्लासेस जैसे आपको रिकॉर्डिंग में मिलेंगी, लाइव क्लासेस नहीं हो सकती है, रिकॉर्डिंग में होगी, तो वो भी आपके लिए बेनिफिशियल है। रिकॉर्डिंग जरूर देखिएगा, और इसका पीडीएफ जो है मैं अपलोड कर दूंगी JRF अड्डा ऐप पर, और साथ में आप ज्वाइन कर लेना मेरा टेलीग्राम चैनल रीडिस्कवर एजुकेशन, ठीक है। यहां पे भी ऐड कर दिया जाएगा बाय JRF अड्डा, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो दिस इज आई एम गोइंग टू डू फॉर यू ऑल यूट्यूब क्लास के बच्चों के लिए। और इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि मैम कैसे पढ़ाई स्टार्ट करें, टाइम टेबल कैसा होना चाहिए, तो ये भी मैं डिस्कस कर लेती हूँ आज। आपको एक आइडिया दे दूंगी कि टाइम टेबल कैसा होना चाहिए। देखो, टाइम टेबल के लिए क्या करना है, आपको कोशिश करिए पेपर 1 और पेपर 2 को बैलेंस में करके चलें। ऐसा नहीं कि पेपर 2 बहुत ज़्यादा कर लिया, पेपर 1 कम किया, पेपर 1 बहुत ज़्यादा कर लिया, पेपर 2 कम किया, ऐसा नहीं करना है, बैलेंस में करना है। तो मैं हमेशा अपने बच्चों को बोलती हूँ कि सुबह के टाइम में कम से कम 3 घंटा मंडे टू फ्राइडे आप पेपर 1 को दें सुबह के टाइम में 3 घंटा, और सैटरडे को उस हफ्ते का पूरा रिवीजन कर लें पेपर 1 का। सिमिलरली पेपर 2 का मंडे टू फ्राइडे इवनिंग में आप 3 घंटा दें, ठीक है। रात में जब भी आपको टाइम मिलता है पढ़ें आप उस टाइम पे, और संडे को जो है पेपर 2 का पूरा उस हफ्ते का रिवीजन कर लें। ये ऐसा आप 3 महीना जो भी जब तक एग्जाम हो रहा है लगातार करते रहिए, देखिए इसका बहुत फायदा आपको मिलने वाला है। सो ये टाइम टेबल फॉलो करिए, कोशिश करिए कि क्लास के साथ साथ भी 3 घंटा कम से कम निकाल लें आप। अगर 1 घंटा आप क्लास देखते हो तो 1.5-2 घंटा तो आपको खुद सेल्फ स्टडी करनी ही चाहिए, ठीक है। और नोट्स बना लें उस टाइम पे, नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, नोट्स को लेकर भी मैं एक अलग से क्लास लेकर आऊँगी, जहाँ पे मैं आपको डिटेल में नोट्स बताऊँगी, ठीक है, कैसे बनाना है, क्या बनाना है, सब कुछ। तो ध्यान रखिएगा। और अगर आपको बैच ज्वाइन करना है तो यू आर वेलकम टू ज्वाइन द बैच। पेपर 1 प्लस पेपर 2 का बैच स्टार्ट हो चुका है, बिल्कुल। वहाँ पे भी सब कुछ डिटेल में समझाया जाता है, कैसे नोट्स बनाना है, क्या बनाना है। वहाँ पे भी आपको जो है मेरा साथ वहाँ पे भी मिलेगा, और यूट्यूब पे भी ज़रूर मिलेगा। सो थैंक यू सो मच एवरीवन। आई होप आज की क्लास आपके लिए बेनिफिशियल होगी, और जब भी कोई डाउट हो सो टेलीग्राम चैनल है, वहाँ पे ज़रूर मैसेज करिएगा, ठीक है। थैंक यू सो मच एवरीवन। Tata, bye bye, take care, all the best for your preparation. Bye bye.